जयराम रमेश का ये कहना कि कांग्रेस ही केंद्र में रहेगी, लोग जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाके उसके ताकत को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 40 सीट में 39 सीट एनडीए जीती। अगर दोनों मिल जाते हैं फिर हम 40 सीट जीत सकते हैं। बहुत बड़ा धक्का, बहुत बड़ा चोट जो है नरेंद्र मोदी को होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। महागठबंधन बन चुका है, बिहार से इसकी शुरुआत हुई है। 2024 और 25 की लड़ाई लड़नी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम पार्टियों को जोड़ने में लगे हैं। तमाम जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, विपक्षी दल का जो खेमा है उसे एकजुट करने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी साथ आएगी? जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और दिग्विजय सिंह दोनों ही कल पटना आए थे। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होनी है। उन्होंने कहा है कि हम नीतीश कुमार को भी आमंत्रण देंगे, तेजस्वी यादव को भी आमंत्रण देंगे, लेकिन सवाल वही है, क्या कांग्रेस भी इस विपक्षी खेल में एकजुट हो पाएगी? हमारे साथ शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं। जयराम रमेश से लेकर तमाम लोग आए थे। नीतीश कुमार तो शुरुआत कर चुके हैं महागठबंधन बनाने की। अब बिना कांग्रेस के कैसे एकता होगी? देखिए, जयराम रमेश जी का पटना में जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके पहले भी इसी आशय का एक बयान उनका आया था। उसमें भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बगैर जो है विपक्षी एकता संभव नहीं है। अब तो कांग्रेस को ही तय करना है कि उसको माने विपक्षी एकता के केंद्र में रखना, उसके लिए अपने आप को रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, जो सरकार है, जिसके बारे में कांग्रेस कह रही है कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको हटाना जो है प्राथमिकता है। अगर हटाना प्राथमिकता है तो कांग्रेस को केंद्र में रखना प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस को अगर केंद्र में रखना है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना जो है वो प्राथमिकता नहीं है, कांग्रेस को केंद्र में रखना ही जो है प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने विपक्ष को बहुत कुछ दिया है, अब कांग्रेस की बारी है। भाई, रमेश जी हमारे मित्र हैं, हम लोग राज्यसभा में एक साथ रहे हैं और मैं उनका प्रशंसक हूँ। काफ़ी तेज आदमी है, पढ़े लिखे आदमी हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने बुद्ध पर उनकी किताब आई है, बहुत अच्छी किताब है, उसकी समीक्षा मैंने पढ़ी थी। लेकिन हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि भाई विपक्ष को आपने क्या दिया? हम ये कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह की जो सरकार है वो 10 वर्षों से तक चली, उसको विपक्ष ने अपने कंधे पर उठाया। मैंने यहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी ने भी समर्थन किया। कम्युनिस्ट पार्टी जो है उस समय मैंने उस समर्थन से अब समर्थक से अलग हुई जब उन्होंने ये एटॉमिक डील के मामले में जिद ठान लिया था। उसके बाद जो है वो अलग हुई। लेकिन बाकी तमाम पार्टियाँ, उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी है। हमको खुद याद है कि मैंने बहुमत जो है एक ढंग से इस मामले में हम प्रशंसक हैं, सोनिया गांधी को मिला था। जिस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, सोनिया जी को मिला था। लेकिन सोनिया जी ने प्रधानमंत्री के कुर्सी पर खुद नहीं बैठी। ये कोई साधारण बात नहीं है। इतिहास में हमने देखा है चंद्रशेखर जी को, हमने देखा है चौधरी चरण सिंह को। मैंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए सरकार को गिरा दिया गया और पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख सके। वहाँ सोनिया गांधी जो है, मेरे सामने की बात है, वो मनमोहन सिंह जी को लेके तुगलक रोड वाले जो मकान था लालू जी का, वहाँ आई थी और लालू जी का समर्थन मांगने के लिए आई थी कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, आप इसका समर्थन कीजिए। तो विपक्ष ने अपने कंधे पर जो है मनमोहन सिंह की सरकार बनवाई, कांग्रेस के नेतृत्व में वो सरकार बनी। तो विपक्ष ने नहीं दिया है। ये आपका जो दावा है कि मैंने कांग्रेस ने विपक्ष को बहुत दिया है, क्या दिया है भाई? पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ बिहार में, मैंने विधानसभा का चुनाव हुआ, 70 सीट पर कांग्रेस लड़ गई। और मैंने ये आरोप लगाया गया कांग्रेस की ओर से, जब रिजल्ट बहुत खराब हो गया, राहुल जी तो माने 5-6 सभा करने के बाद जो है यहाँ से चले ही गए थे। कांग्रेस के जो दूसरे तीसरे नंबर के नेता थे, वो लोग भी नहीं गए क्षेत्रों में भाषण करने के लिए। और जब रिजल्ट खराब आया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम लोगों को ऐसी सीट दी गई जो माने बहुत कमज़ोर थी। आपने लिया क्यों भाई? आपने संख्या बढ़ाने के लिए लिया। अगर कमज़ोर सीट थी तो आप कमज़ोर सीट छांट देते, कहते कि नहीं भाई इस पर नहीं लड़ेंगे, हम इतना ही पर लड़ेंगे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में आप देखिए,
अखिलेश का हाथ मुड़ोड़ करके 110 सीट आपने वहां लिया, रिजल्ट क्या निकला भाई? तो ये कहा जाए, कहना कि विपक्ष को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, नहीं, आपने विपक्ष से लिया है और अब जो है विपक्ष को देने की बात आ रही है। सचमुच क्या संभव है कि बगैर माने क्षेत्रीय पार्टियों के को अपने साथ मिलाए हुए आप कांग्रेस का मुकाबला कर लीजिएगा? ये संभव ही नहीं दिखाई दे रहा। ये है बीजेपी का मुकाबला। हाँ सॉरी, मैंने बीजेपी का आप मुकाबला कर सकते हैं, उनको गद्दी से हटा सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी जब एनडीए गठबंधन से बाहर आए और उन्होंने अपने सामने लक्ष्य रखा कि हम सहाविपक्षी एकता के लिए प्रयास करेंगे, और सोनिया जी से भी जाके मिले, लालू जी के साथ जा करके मिले, और ये तय हुआ था कि राहुल जी पदयात्रा खत्म करेंगे तो उसके बाद उनके साथ भी मुलाकात हो गई। नीतीश जी सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं मिले, और पार्टी के नेताओं से मिले। सब लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया, लेकिन गाड़ी कहीं बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। इसलिए ये कहना, ये तो मतलब जयराम रमेश का बड़ा नहीं बन पाएगा ना, यही बात है ना। जयराम रमेश का ये कहना कि कांग्रेस ही केंद्र में रहेगी, ये बात सबको समझ लेना पड़ेगा। ये अहम है, ये दम्भ है, और इससे बचना चाहिए। इसी दम्भ के कारण आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को ताकत पहुंचाने का काम कौन कर रहा है। अभी जो गुजरात में चुनाव हो रहा है असेंबली का, उसमें मैंने 50-60 जो है भूतपूर्व कांग्रेसियों को बीजेपी ने टिकट दिया। आप मैंने मध्य प्रदेश में देखिए कितने आपके पुराने नेता जो है छोड़ करके बीजेपी में चले गए। उत्तर प्रदेश में आपको छोड़ करके बीजेपी में चले गए। ये आसाम का जो मुख्यमंत्री बना हुआ है शर्मा, वो जो है कांग्रेस पार्टी से निकल करके गया है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो है लोग जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाके उसके ताकत को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए जयराम रमेश जी को जो धरातल की स्थिति है उसको जो है समझना होगा। और हम ये मानते हैं कि हम लोगों की महागठबंधन की और नीतीश कुमार की परीक्षा जो है वो राष्ट्रीय राजनीति से ज़्यादा बिहार की राजनीति में होने वाली। देखिए पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 40 सीट में 39 सीट एनडीए जीती, 39 में 17 सीट जो है वो क्या नाम है नीतीश कुमार के पार्टी का है। तो 39 सिर्फ नीतीश कुमार वहाँ से बाहर आए। तो आज के दिन में लोकसभा के सदस्यों का जितने सदस्यों का समर्थन जो है नरेंद्र मोदी को प्राप्त है उसमें 17 तो ऐसे ही घट गए। तो बाकी जो सीट है वो अभी तक एनडीए के साथ है। और हम लोग देखें तो लालू यादव और नीतीश कुमार का जो सामाजिक आधार है, वोट का आधार है, अगर दोनों मिल जाते हैं तो फिर हम 40 सीट जीत सकते हैं। लेकिन परंतु उसमें है, इस पर ध्यान देना होगा। और हमको लगता है कि नीतीश जी को बिहार में जो कुछ हो है, अगर आप बिहार में बुरी तरह शिकस्त देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी संभावना है, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ये बहुत बड़ा धक्का, बहुत बड़ा चोट जो है नरेंद्र मोदी को होगा। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये जो 38-39 सीट घट जाएगा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है यहाँ बिहार में, तो उसके बाद मेकअप कहाँ से करेंगे नरेंद्र मोदी। अभी जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है, ये इसमें हमको ऐसा लगता है कि बहुत कांटे की लड़ाई है, सब लोग इस बात को महसूस करते हैं। और ज़्यादा संभावना ये है कि माने कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार बनने जा रही है। वहाँ चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में नहीं लड़ रही थी, वहाँ नरेंद्र मोदी जो है चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी खुद जो है उम्मीदवार के तौर पर काम कर रहे थे। हुआ क्या भाई, 2 दर्जन से अधिक जो है उनके रिबेल कैंडिडेट वहाँ लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बगावती ये। और उसमें एक को तो खुद फोन करके, मैंने सबको कहा होगा, लेकिन एक का टेप जो है आया, वायरल हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वापस कर लो, तुम्हारे ज़िंदगी में हमारी कोई भूमिका नहीं है, और वापस कर लो। कहा कि मैं कुछ नहीं, वो अपनी बात बता रहे थे, जेपी नड्डा से उनको शिकायत थी, लेकिन वो सुनने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं हुए। हम जो कह रहे हैं करो, और नहीं किया, विड्रॉल लड़ रहे हैं लोग। कांग्रेस के अंदर भी बगावत है, लेकिन कांग्रेस के 6 बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इनके 2 दर्जन बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, ये फर्क पड़ा है। और ये जो है राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं, माने कम्युनल लाइन पर वहाँ पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत समझदारी के साथ पुराने जो उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह,
उनके नाम पर चुनाव रहे हैं। और स्थानीय इशू जिनका रिश्ता जो है जुड़ा हुआ है केंद्र सरकार के नीतियों के साथ, उसको कांग्रेस ने उठाया है। प्रियंका वहाँ ने बहुत मेहनत किया है। हमको संदेह लग रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी। कांग्रेस की बताइए कि यहाँ कांग्रेस के बिना कैसे गठबंधन करिएगा? ना गठबंधन अभी कहाँ करने की बात हो रही है, अभी तो शुरू 2023 आ रहा, तो तैयारी ठीक है, वो तो बात की ना बात है भाई। उस समय क्या होगा क्या नहीं होगा, वस्तु स्थिति क्या है ये हमने आपको बताया। अभी जो है उसी की जरूरत है। आज जो है कहिएगा कि 2024 में क्या होगा लोकसभा चुनाव के समय, तो हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, नजूमी नहीं है। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी से कहना चाहेंगे, राहुल गांधी से इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे उनकी छवि जो है निखरी है, कोई संदेह नहीं है। और वह यात्रा जिस इलाके से गुजर रही है उस इलाके में मैंने राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति समर्थन भी बढ़ा है, लेकिन वो इतना समर्थन नहीं बढ़ा है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है नरेंद्र मोदी को अकेले जो है परास्त कर दें, वह स्थिति नहीं आई। उसके लिए आपको ज़रूरत है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको, और क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करके, उनको दबा करके, उनको बौना बना करके आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्षेत्रीय बड़े भाई का और छोटे भाई का भेद नहीं होना चाहिए। राजनीति में सब बराबर हैं और सबकी ताकत को मिला करके ही एक बड़ी ताकत बन सकती है जिससे नरेंद्र मोदी को हराया जाए। इस बात को कांग्रेस को समझना होगा। देखिए, कांग्रेस को तमाम बातों को समझना चाहिए। शिवानंद तिवारी ने सभी बातों को विस्तारपूर्वक बताया है। क्षेत्रीय पार्टी को क्या लेकर कांग्रेस चलेगी और आगे एक बड़ा गठबंधन बनाकर तब नरेंद्र मोदी से मुकाबला करेगी, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।